नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में आज थम जाएगा प्रचार का शोर। पीएम मोदी, अमित शाह समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं की रैली। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का प्रचार जारी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले जगद्दल में भारी हिंसा। पुलिस ने टीएमसी पार्षद समेत 4 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी। भाजपा की राज्यसभा में सदस्य संख्या बढ़कर 113 हुई। भाजपा ने बनाया रिकॉर्ड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बिजनेस फोरम की बैठक जारी। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर अब से कुछ देर बाद होंगे हस्ताक्षर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। पुतिन से करेंगे मुलाकात। ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं बेहाला।
तो पश्चिम बंगाल के बेहाला से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं बेहाला में और यहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम मौजूद है। जय श्री राम के नारे भी यहां पर लग रहे हैं और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह यहां से उम्मीदवार के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए जाने की मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मौजूद जनता यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह को अभिवादन भी कर रही है और नारे लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी यहां पर लहराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चंदन नगर बाग बाजार में भी एक और रोड शो में शामिल होने वाले हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह। तो आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त होने वाला है और उससे पहले लगातार रोड शो के आयोजन हो रहे हैं, मतदाताओं को साधा जा रहा है। इस दूसरे चरण में अगर बात करें तो 29 अप्रैल को 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। दूसरे चरण में मतदान वाले विधानसभा क्षेत्र 8 चुनावी जिलों में आते हैं, जिनमें कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्व बर्धमान शामिल हैं। बंगाल में दूसरे चरण के लिए 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93.19% मतदान दर्ज किया गया। 4 राज्यों केरलम, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए मतगणना 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दिन भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैरकपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अभियान को धार देते हुए नजर आएंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी सामने रख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और विकास में बाधा डालने के आरोपों को लेकर तीखा प्रहार भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल में हैं। उन्होंने यहां पर रोड शो किया है। आपको यहां की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। तो लगातार धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल में हैं। यहां पर वो रोड शो कर रहे हैं और उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल्याणी में योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो हुआ है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हाथों में भाजपा का झंडा लिए हुए यहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कल्याणी में रोड शो किया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले आज यहां पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हर राजनीतिक दल मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में रोड शो के आयोजन हो रहे हैं। तो वहीं डोर टू डोर कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उत्तर 24 परगना के जगद्दल इलाके में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। देखते ही देखते जगद्दल पुलिस स्टेशन परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। इस हिंसा पर कड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस ने अब तक 15 स्थानों पर छापेमारी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीएमसी पार्षद गोपाल राउत समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लगातार गश्त भी की जा रही है। आपको बता दें कि जगद्दल में भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें केंद्रीय बल के जवान योगेश शर्मा को गोली लगने का आरोप है। वर्तमान में वो अस्पताल में भर्ती हैं। दावा है कि रविवार आधी रात बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह के घर पर हमला हुआ, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस हमले के बाद बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। उनकी थाने में मौजूदगी की खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर मनोज पांडे अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए।
वहां दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच पहले कहासुनी और फिर हाथापाई शुरू हो गई। ये हिंसक झड़प थाने के अंदर तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से दोनों पक्षों के समर्थकों को बाहर निकाला और थाने के दरवाजे बंद कर दिए। इस घटना का असर बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह के घर तक पहुंचा, जब तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर अंधाधुंध पत्थरबाजी की। इस दौरान पवन के अंगरक्षक और केंद्रीय बल के जवान योगेश शर्मा बाहर आए और तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। योगेश शर्मा खून से लथपथ होकर गिर पड़े और उनके पैर में गोली लगी। बीजेपी ने इस घटना को तृणमूल द्वारा सुनियोजित और चुनावी माहौल को बिगाड़ने की एक साजिश करार दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारा है। इलेक्शन कमीशन को हमने जानकारी दिया है, हमने पुलिस को एफआईआर किया है, लेकिन अरेस्ट होना चाहिए। 21 नामजद अपराधी इसमें शामिल हैं और ये बहुत ही मैं दोनों आदमी के ऊपर एक वर्तमान में भी अभी भी एमएलए हैं और एक डॉक्टर राजेश कुमार जो रिटायर आईपीएस हैं, वो दोनों आदमी को कल मारने के प्लान थे। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले राज्यसभा के 7 सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही भाजपा की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 113 हो गई है। उसके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उसने ये आंकड़ा छुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये करारा झटका है और वो उच्च सदन में 10 से सीधे 3 पर आकर ठहर गई है। ये सभी सांसद पंजाब के हैं और वहां अब आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक सांसद बचा है। बलबीर सिंह सीचेवाल ने पार्टी नहीं बदली है, जबकि अन्य 7 सांसदों ने उद्देश्य से भटकने का आरोप लगाते हुए राघव चड्ढा की लीडरशिप में पाला बदला है। तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, क्योंकि 7 सांसदों ने भाजपा में विलय किया है और अब आम आदमी पार्टी के पास महज 3 सांसद ही रह गए हैं। तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और भी मजबूत हुई है। वहीं आपको बताएं कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास मात्र 29 सांसद हैं। टीएमसी के 13 और डीएमके के 8 सांसद हैं राज्यसभा में। संसद का उच्च सदन राज्यसभा वाईएसआर कांग्रेस की बात करें तो इस पार्टी के पास 7 सदस्यों की संख्या है। तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की संख्या लगातार सदस्यों की बढ़ी है और इतिहास रचते हुए राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी बीजू जनता दल के पास 6 सांसद संख्या है और उच्च सदन में झारखंड कोटे से 1 सीट रिक्त है। और ऐसे में अगर हम अंक को देखें तो 113 की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास है सदस्यों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ये धरती आज बंगाल में परिवर्तन की राह को और प्रशस्त कर रही है। यहां हर तरफ एक ही गूंज है, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, आप सभी इतनी दूर दूर से और सुबह सुबह हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, करीब 2 किलोमीटर का रास्ता, दोनों तरफ ऐसा लोगों का हुजूम था, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सुबह सुबह हजारों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। साथियों, इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं
बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। साथियों, मैं पिछले 3-4 दशक से देश के कोने कोने में जाता रहा। राजनीति में आने के बाद, भाजपा में आने के बाद मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी काम कहती है वो मैं करता हूं। चुनाव की जिम्मेदारियां संभालना भी इसी का एक हिस्सा रहा है। मैं न दिन देखता हूं, न रात, न मौसम देखता हूं, चल पड़ता हूं। साथियों, जब से घर छोड़ा है, मुझे आप सबके बीच रहने में सुख मिलता है, सुकून मिलता है, और आप ही मेरा परिवार है। इस भागदौड़ में ये भी स्वाभाविक है, कुछ थकान हो जाए। आखिर हम सबका शरीर का अपना अपना धर्म होता है। 30-40 साल पहले भी ऐसी भागदौड़ में थकान तो होती ही थी, लेकिन साथियों, इस चुनाव में एक अलग ही अनुभव कर रहा हूं। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बावजूद मुझे बंगाल के इस चुनाव में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। मैं देखता था कि रोड शो तय स्थान पर खत्म होने के बाद भी बहुत आगे तक लोग कतार में लगे हैं, तो मैं 2 गुने उत्साह से फिर उनके बीच चला जाता था। हेलीपैड पर भी यही होता था। ये रोड शो मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। मैं अनुभव करता था ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे हैं। मैं मां काली के भक्तों के बीच जाता था तो संभवतः इसलिए मां काली भी मुझे निरंतर नई ऊर्जा से भरती जा रही थी। साथियों, आपको याद होगा जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, तो उससे पहले मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। मैं दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में गया था, देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया था। इस चुनाव में भी मुझे वैसी ही अनुभूति हुई है जैसी अनुभूति
किसी देवी मंदिर के दर्शन के समय होती है। इसके पीछे बंगाल के प्रति मेरा जो लगाव रहा है, शक्ति की भक्ति रही है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का ये ऊर्जा केंद्र रहा है, बंगाल के महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा रही है और ईश्वर रूपी आप जनता जनार्दन का अपार प्रेम रहा है। बंगाल में जो आध्यात्मिक अनुभूति हुई है, बंगाल की इस धरती पर मैंने जो अनुभव किया है, उसे मैं स्वयं पर, अपने आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद समझता हूं। साथियों, पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं चुनावी जनसभा और इस वक्त संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का जो मतदान होना है उसको लेकर के आज शाम चुनाव प्रचार थमेगा और चुनाव प्रचार थमने से पहले आज जो है ये मेरी अंतिम सभा है जिसको मैं संबोधित कर रहा हूं। और आपको सीधे लिए चल रहे हैं, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच बिजनेस फोरम की बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल important day when we have friends from New Zealand visiting us. Thank you, Todd, for your leadership of this engagement, for all the good work and all the many visits that you have made to India, including the first visit where he probably was on the plane for 40 hours to spend 12 hours in India. Thank you, High Commissioner Patrick, for steering the speed with which we were able to expand this discussion, take it to fruition, and ensuring that things don't break down, despite very significant differences in the scale and possible outcomes that often came across as big hurdles in this negotiation. Very warm welcome to all our distinguished members of parliament. Mr. Daniel O'Connor is a very dear friend. We worked together for nearly 5.5, 6 years, and great to have him back in India after many years. Ms. Kirkpatrick, Dr. Parmar, Ms. Nakle, a warm welcome and thank you for coming to India on this important day. Thank you, Puneet, for steering today's engagement and for bringing the three associations together, FICCI, CII and ASSOCHAM, all working as partners so that we can look for a brighter future as friends and as one country working for the shared prosperity of every Indian and in today's context, every New Zealander and Indian together. A big thank you to Mr. Hone McGregor, the chair of Taumata, for steering the business roundtable on behalf of the New Zealand side. Both our chief negotiators, Mr. Vangelis and Ms. Dillon, did a good job. They persevered through and finally got us a very fair, equitable and balanced free trade agreement, of which I think both countries can be proud. Thank you, Ms. Gurmeet Tej, for putting together such a wonderful group of business leaders from both sides. Tilak, that was a very good presentation, and I hope you will continue to work with New Zealand to make sure that that $20 billion FDI comes in very quickly and make the journey of all our friends from New Zealand smoother, handhold them,
be more inviting, ensure that they have a seamless journey into India, and likewise for Indian investors in New Zealand, playing the role of a bridge between the two sides. All the sectoral lead discussants, thank you for your leadership on the three very important subjects. I think each one of them is important to this FTA and will define the success of this FTA as we move forward. Captains of industry from New Zealand and India, thank you for participating today at this very important business forum, which I hope will be the precursor to many more in the years to come. Ladies and gentlemen, today we meet soon after New Zealand observed Anzac Day, the 111th anniversary of the Battle of Gallipoli. And why I am remembering that is because, in a way, this partnership between New Zealand and India is not only reflected in the businesses that we do together, but the Indian soldiers fought shoulder to shoulder with the Australian and New Zealand soldiers at the Battle of Gallipoli, reflecting the shared commitment to preserving democracy, preserving independence, preserving what is right for the world. And today, as we sign the free trade agreement between the two countries, we are expanding that partnership to open the doors for greater business, larger investments, more trust and confidence in each other, and working towards ensuring that the people of New Zealand and the people of India can work together in the years to come to ensure that the world is a better place to live in, and both our countries benefit equally from this new engagement. I must place on record my deep appreciation of the good work that businesses have done so far, but I'm sure you will all agree that the potential is manifold more. While both our countries are separated by a long distance, I think borders and distances are gradually becoming immaterial in the world of today, where a lot more of technology, a lot more of digital engagement, significant amount of possibilities of working together both in merchandise or in services, working together in newer areas like tourism, cultural exchanges, education, the audiovisual or entertainment sector, the creative industry. The world has moved on from the past. And I think when we map the entire arc of this partnership, from farm to factory, from factory to a prosperous future for both nations, it clearly shows us the immense possibilities between our two countries and the effort that we now all need to move from discussions to deliverables. And as Todd just mentioned, the most important element will be all of you. To some extent, we've done our job, but we'll always be available to help all of you leverage this partnership to greater heights and bigger achievements. Honorable Prime Minister Christopher Luxon, when he came for the Raisina dialogue earlier this year, very rightfully mentioned, in an increasingly multipolar world, India's size and geostrategic heft
gives India autonomy. India today works with the rest of the world from a position of strength, full of confidence, to engage, expand the relationship, not worried, but looking to encash the opportunities, while also willing to open our doors to greater international engagement. And we do that from a position where we have an economy of size and scale, an economy that is working with strong macroeconomic fundamentals, a young population under 30 years of age at average, very aspirational, looking to the future in an interconnected world from the lens of their smartphone, looking at what is happening in Auckland or Sydney or Tokyo or New York, with 1 billion Indians connected to the internet. I'm told the second largest number of ChatGPT users also come from India. And gone are the days when Indians worked for the basic amenities, basic needs. Today they work for high quality of life. A growing middle class, sporting a GDP which on purchasing power parity is nearly $15 trillion. A Coke bottle in India would probably cost 1/7 of what it would cost in New Zealand. You would be able to run your requirements for the office or for manufacturing at costs significantly lower in India, and providing you that differential edge that can help your businesses scale up, that can help your businesses expand into newer markets at competitive prices through India, because this free trade agreement reflects the shared trust between the two nations, the confidence of policy stability, the confidence of stability in the business environment, open doors, and all of this leading towards resilient supply chains. Very often I share with friends from the developed countries that COVID taught us a lot of new lessons. We were all doing a lot of our businesses, a lot of our activities from home, and realized that for every part of our business, we don't have to be located in a particular geography. A lot of work can be done, if it could be done from home, from other geographies, which helps businesses become more efficient, help businesses bring down costs, and therefore, if you see the last 4 or 5 years, our expansion in the global capability center space has been massive. We have today probably close to 2,000 global capability centers operating in India, expected to go up to 2,700 in the next 3 or 4 years. Almost every Fortune 500 company works out of India. And going forward, they are all seeing the benefits of the huge talent that India provides at very, very attractive compensations. The fact that we produce the world's highest number of STEM graduates every year. The fact that a young Indian is willing to really go work that extra mile and doesn't remind you that it's Friday evening and time to go to the pub. The fact that you can be assured of data or digital connections at probably the lowest cost anywhere in the world, the large domestic demand that India offers to businesses, which can help you scale up,
which can help you bring efficiency and produce goods at prices that you couldn't imagine in your country, and help you capture world markets across continents thanks to the many free trade agreements that we have concluded, particularly with the developed world. In fact, in the last 3.5 years alone, we have concluded 9 free trade agreements, each one of them very comprehensive in nature, covering 38 developed nations, 38 prosperous nations, and in the aggregate, giving preferential access from India to businesses for about 2/3 of global trade or 2/3 of global GDP. All of this, friends, coupled with the structural reforms that we have focused on, some of which were mentioned in the presentation, the fact that we are making businesses easier to set up, easier to work in India, working towards reducing the compliance burden, decriminalizing several obsolete laws, ensuring simplicity in operations, ensuring a business climate that is trusting, that encourages investment, and also making sure that as a nation, we provide an environment that is business friendly, that is very inviting, and that can help you both grow and enjoy good profits in India. From India, you can serve markets across the world, whether it's Africa, whether it's Latin America, whether it's Central Asia. If we were to look at developing countries, or the US or Europe, if you focus on developed economies, this can become your corridor. This can become your gateway to the entire world. The free trade agreement is very comprehensive, very forward-looking. While it opens the doors for goods and services in a massive way, it also has an investment commitment which will encourage businesses to leverage the strengths and scale that India offers. It will also encourage Indian businesses to look at New Zealand market, both for access in goods and services and potential investment. It'll, as Todd said, it could open up the doors for cultural exchanges, could open the door for education. It can expand our engagement on pharmaceuticals and the medical side. It can encourage new job creation, technology transfers, joint innovation projects. We are looking at partnerships also on the agricultural field. I'd love to see some Manuka honey come to India, but also would like to see our kiwi farmers benefit from this partnership. I was amazed when I found the one company who's also present here expand or produce or do a business, have a revenue of $3 billion on kiwi fruit alone. And as we were having kiwi fruit at breakfast yesterday, Todd was wondering whether it's Indian kiwi or New Zealand kiwi. In fact, I remember Shushruth, who's the founder of invasive surgery, the first person in the world to actually start surgical operations, came from India. And my own surgeon, a very dear friend and doctor in Mumbai, he's no more, and he's one of the finest surgeons that India had ever produced, Dr. Udwadia. He used to treat Indian patients for the post-surgery treatment by using a dressing which had Manuka honey in it. And I remember once when he told me the ingredients he required,
He wanted the gauze, of course, the dressing. He wanted Indian desi ghee, that's the butter that we produce in India from our cows. He wanted Indian desi ghee. And he wanted honey from Australia or New Zealand. Now, I don't want to get into your internal problems, but I remember when I got him the honey the first time around, he rejected it and he said, no, get me Manuka honey. At that time, I didn't even know it came from New Zealand. But that dressing, he would say, with Indian ghee and Manuka honey, was the fastest way to cure a patient in the post-surgical phase. And I've benefited from that. So I owe a debt of gratitude to your honey farmers, but would also like to invite them to come to India and help our farmers, because we in India currently are running a program where we are encouraging more and more farmers to go in for producing honey to supplement their income. What is it called? That project, we've launched a project on honey farming. And I think this is the kind of areas that this partnership can truly benefit from, which are out of the box, and I don't think any other engagement covers these kind of areas other than the New Zealand partnership. Friends, our bilateral trade is small, but our ambitions are big. We must look at the true potential of this partnership, expand our complementarity in areas of agri-tech, food processing, clean energy, leverage markets in our two countries and across the world, see our skilled talent can work with innovation and technology in New Zealand, work towards manufacturing, work towards greater engagement in the newer areas of digital technology, artificial intelligence, quantum computing, and therefore the three subjects chosen today for the three business roundtables perfectly represent the New Zealand-India growth story. As Prime Minister Modi said, and I quote, the India-New Zealand Free Trade Agreement sets the stage for doubling the bilateral trade in the coming 5 years. Let's look at greater ambition together. Let's look at the India-New Zealand Free Trade Agreement reflecting the Maori spirit, Kamua Kamuri, walking into the future while facing the past. I invite all of you to join this journey to co-invest, co-manufacture, co-innovate, and co-create. Thank you very much and all the best. तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को अभी आप सुन रहे थे, जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए हस्ताक्षर से जुड़ी हुई जानकारी साझा कर रहे थे और साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरह से भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये जो एफटीए पर हस्ताक्षर हो रहे हैं वो किस तरह से दोनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और उन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाले समय में दोनों ही देश मिलकर के प्रगति और उन्नति करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल समाचार में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।